नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का तो मसला, लेकिन कर्नाटक में उसकी गूंज हो रही है। दरअसल दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं और वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा थी। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सभा में कहा है कि कांग्रेस एक तरह से ट्रिपल सी है, क्राइम, करप्शन और कमीशन। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी हर राज्य के चुनाव में जाते हैं और झूठ का वादा करके आते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश की बात की कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे 2018 में, राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ, नहीं तो सीएम साफ। हुआ यह कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ उसके मुख्यमंत्री थे, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव भले कर्नाटक के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद जो चुनाव होने, उसकी गूंज कर्नाटक में सुनाई दी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय वो दुगनी कर देगी, लेकिन आय तो नहीं हुई दुगनी, आय के बजाय किसानों की हाय दुगनी जरूर हो गई है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे कि ये मौसम की तरह जो राजनेताओं के बोल है वो बिगड़ते हैं, सुधरते हैं, बदलते हैं। हम लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि राजनीति में सच कौन बोलता है। लोग राजनीति जब करने आते हैं तो झूठ ओढ़ते हैं, झूठ बिछाते हैं और झूठ ही खाते हैं। ये एक गांव की कहावत है जो भारत के राजनीतिकों पर आमतौर से फिट बैठती है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार साथी रमेश शर्मा जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी और इंदौर से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपसे। अक्सर जब चुनाव आते हैं तो एक तरह से भाषा की मर्यादा टूटने लगती है, एक दूसरे पर तीखे वार प्रहार होते हैं और कई बार तो वो निजी हमले तक हो जाते हैं। लोग निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं, आचरण व्यवहार के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक में चुनाव है, 13 मई को वहाँ नतीजे आ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वहाँ दौरे कर रहे हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो चाल ढाल रही है उसका जिक्र किया है। आपको क्या लगता है कि राजनीति में जो उन्होंने कहा कांग्रेस की पहचान 3 सी से है, करप्शन, कमीशन और क्राइम, आपको लगता है कि क्या राजनीति में सच में लोग सच बोलने आते हैं या झूठ भी बोलते हैं? देखिए, मोटे तौर पर अगर किसी एक प्रांत का राजनेता दूसरे प्रांत में अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो मुद्दे उठना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश के जो भी नेता कांग्रेस के गए हों या भारतीय जनता पार्टी के गए हों, इनको ज़्यादातर बातचीत अपने क्षेत्र की ही करना होगी और एक दूसरे पर आरोप जैसे यहाँ लगाते हैं वैसे वहाँ लगाने की जो आदत है। लेकिन राघवेंद्र जी, पिछले काफ़ी दिनों से चुनाव प्रचार में जो एक शैली में जो परिवर्तन आ रहा है, तो शैली में केवल 2 बातों पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक तो दूसरे की छवि को भंग करना और दूसरे अपने अच्छे कामों को प्रस्तुत करना। एक समय हुआ करता था कि व्यक्तिगत आलोचनाएं जरा कम होती थी, लोग अपने कार्यक्रम गिनाते थे या दूसरे के कार्यक्रम में कोई कमी अगर है तो वो गिनाते थे। छवि के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर हमले की परंपरा पहले नहीं थी। अब लेकिन चूंकि ये आ गया है, ये कहा भी जाता है कि सत्य अगर आपका कमजोर हो तो तथ्य पर जोर दीजिए, तथ्य कमजोर हो तो तर्क पर जोर दीजिए और तर्क भी अगर कमजोर हो तो व्यक्ति पर हमला करिए। तो राजनीति में आज व्यक्ति पर ही हमला ज़्यादातर किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा जी ने जो बात उठाई है, तो कहीं ना कहीं वो जो किसान ऋण मुक्ति वाला था कि 10 दिन में माफ़ होंगे, उसमें 1 लाख तक का माफ़ हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो 2 लाख तक का तय किया था, ये चुनाव में तो उन्होंने कहा था सारे कर्जे माफ़ होंगे, फिर उसमें 2 लाख का स्लैब बनाया और 2 लाख में भी फिर ऐसा सिस्टम बना कि वो 1 लाख से ऊपर तक का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो ये स्वाभाविक रूप से भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और फिर एक और दूसरी बात जो उन्होंने 3C निकाला है, आप कल्पना कर सकते हैं जिन दिनों यूपीए की सरकार थी, तो जो शिवराज जी ने उदाहरण दिया है, जिन दिनों यूपीए की सरकार थी उस समय भी अगर करप्शन को लेकर के कार्रवाई हुई है तो केंद्रीय मंत्री भी जेल गए हैं, सांसद उनके समर्थक जेल गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आक्षेप तो कांग्रेस पर लगता ही है। जी बिल्कुल। लेकिन हम चर्चा में ये भी आपको बता देंगे चर्चा के बीच में कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो कर्नाटक में अपना भाषण दिया है वो अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि उन्होंने कहा क्या, जिस पर ये आज चर्चा का मुद्दा बना है। सुनते हैं
शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में भाजपा के पक्ष में क्या कहा? महात्मा गांधी ने ये कहा था आजादी के बाद कि कांग्रेस खत्म कर दो। कांग्रेस का उद्देश्य था आजादी प्राप्त करना, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी और कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी बना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो बापू जी की बात मानूंगा और कांग्रेस को खत्म करके ही रहूंगा। तो राहुल गांधी आज कांग्रेस को खत्म करने के अभियान करने लगे। तो हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने एक और मुद्दा उठाया कि कांग्रेस को खत्म करने की जो बात महात्मा गांधी ने की थी उसको पूरा कर रहे हैं राहुल गांधी, खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन देवदत्त जी, बात वही है कि राजनीति में सच कौन बोलता है? जो कम झूठ बोले हम उसको बेहतर मानते हैं। लेकिन जहां तक शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि CCC, क्राइम, करप्शन और कमीशन, ये कांग्रेस की राजनीति है और तुष्टीकरण। इसके साथ साथ जब BD शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस PFI की वकालत कर रही है, कर्नाटक में जब केंद्र सरकार ने PFI का एक ऐसा संगठन है जिसने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न पाया गया था। सबको याद होगा कि दिल्ली में जब शाहीन बाग हुआ था उसके लिए फंडिंग करने का काम PFI यानी पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था बनकर आई थी जिसके बारे में जो सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो बताते हैं कि 2047 तक इनका लक्ष्य था कि भारत को इस्लामिक देश बनाने का। अब ये चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन PFI के समर्थन में अगर कांग्रेस बात करेगी, जो प्रतिबंधित संगठन है, तो फिर दूसरी पार्टियां, खासतौर से BJP, जरूर कांग्रेस को निशाने में लेगी। शिवराज सिंह ने कहा है कि CCC वाली कांग्रेस है, ये झूठ करने वाली, कहने वाली कांग्रेस है, और जिनके वादे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के हवा हो गए, वो अब कर्नाटक में वादों की गारंटी लेने आए हैं। आपको क्या लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान का भाषण मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले दिसंबर में, उसका एक तरह से पूर्वानुमान है? आपकी राय? बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से ही है। तो अभी जब बाहर से हमला करके थोड़ी, जैसा अभी शर्मा जी कह रहे थे, डेंटिंग, उसको जो तस्वीर है, जो मूर्ति है कांग्रेस की, उसको खुरदरी करना। आप जो कह रहे थे कि रामायण की वो चौपाई है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। आप बताएं कि ये सब तो पूरी राजनीति में, पूरे कुएं में भांग घुली है। आज कोई ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है क्या? जितना खर्चा चुनाव का हो गया है, कोई भी ईमानदार आदमी अपनी जमानत नहीं बचा सकता इस तरह के चुनाव। हर दल में भ्रष्टाचार है, बाहुबली है, और वही जोड़ तोड़, मैनेजमेंट, सब। कोई एक तो शुरुआत करता कि हम किस भाजपा सरकारों में भी देख लो आप, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं, किस सरकार में नहीं है, कितने जांच आरोप लगी रहे सब जगह। तो मुझे लगता है कि राजनीति में बातें करना और उसको अमल में लाना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि एक आदमी, एक दल यदि सुधरे भी, आज एक भाजपा यदि ईमानदारों को भी लड़ाए तो आगे से बाहुबली लड़ना। उत्तर प्रदेश में तो कैसे बाहुबली लड़ते थे, सबको बाहुबली देना था। तो एक जो राजनीति की जो गिरावट आई है, क्यों लोग नेताओं पे आजकल तंज कसने लगे, क्यों उनकी साख गिर गई है? कुर्ता पजामा जैकेट पहने आदमी को क्यों सार्वजनिक लोग से कहते अरे नेताजी आ रहे हैं? क्यों उनके आह्वान पे आज भरोसा नहीं रहा? वो इसलिए नहीं रहा कि समय समय पर जिसको जब बना, आप देखें किस नेता की जो राजनीति में आया वो शून्य से शिखर में, लोकप्रियता में नहीं, संपत्ति में कैसे बढ़ा है। कोई भी नेता देख लो आप, चाहे वो सरपंच भी बनता है तो उसकी आर्थिक स्थिति देख लो, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सबकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होता है। और उन लोगों ने ये मान लिया है अब कि अब तो हम पैसे की बल पे चुनाव जीतेंगे राजनीतिक में, इसलिए खूब पैसा इकट्ठा करते हैं। देवदत्त जी, दरअसल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आखिर 5 साल तक समाज सेवा करते हैं, अपने पेशे में लिखते हैं समाज सेवा, 24 घंटे जब आप समाज सेवा करते हैं, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है कि 5 साल में उनकी आय 200 गुना बढ़ जाती है, 150 गुना बढ़ जाती है, 250 गुना बढ़ जाती है? तो ये मुझे लगता है कि एक तरह का ट्रेड सीक्रेट है जो इनकम टैक्स वालों को, राजनेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर आपके पास कौन सा हुनर है, कौन सा नुस्खा जिससे आप बिना कुछ किए समाज सेवा के जरिए 200-300 गुना आप संपत्ति को बढ़ाते हैं। ये तो मैंने कम बताया, आंकड़े तो 1000 गुना की भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपने बात की उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जयश्री जी और
रमेश शर्मा जी भी इस बात से सहमत होंगे। अटल जी का एक इंटरव्यू था, उसमें जब उनसे पूछा गया कि चुनाव राजनीति में बड़ा खर्चीला हो गया है, तब उन्होंने कहा था कि चुनाव में जो खर्च बढ़ रहा है ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए खतरा है। चुनाव खर्चीले नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव में खर्च बहुत होगा, तब उन्होंने कहा था कि जो लोग चुनावी चंदा देते हैं वो अपने समर्थन में नीतियां बनाने के लिए सरकारों पर ज़्यादा जोर नहीं डालते। उन्होंने शब्द को दोहरा था कि मैं कह रहा हूं कि ज़्यादा जोर नहीं डालते, लेकिन अगर खर्च बढ़ते रहे और चुनावी चंदे में उद्योगपति एक तरह का चंदा देते रहे, तो फिर वो इस बात पर जोर देंगे कि उनके हिसाब से आप नीतियां तय करें। तो खर्च जितना बढ़ेगा चुनाव में, उतना फिर जन विरोधी नीतियां बढ़ेंगी और उद्योगपतियों के समर्थन में नीतियां जाएंगी। तो इस मुद्दे पर कभी और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी तो जयश्री जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्नाटक में हैं और कांग्रेस को वो एक तरह से उसकी मजम्मत कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि वो झूठ वाली पार्टी है, पीएफआई को समर्थन देती है। ये बीडी शर्मा बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष। और कांग्रेस के बारे में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि CCC करप्शन, कमीशन और क्राइम वाली पार्टी है, जहां भी देश विरोधी लोग होंगे कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी होती, ये उनका आरोप है। 2 दिन पहले कमलनाथ जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में या देश में किसानों की आय तो नहीं बढ़ी, लेकिन किसानों की हाय बढ़ गई है। यानी उनका कहना था कि किसानों की स्थिति खराब हो रही है और भाजपा ये झूठे वादे कर रही है। तो सब तरफ झूठ का बोलबाला है, आपकी राय? जी देखिए कि किसान वाले जो मुद्दे हैं वो ही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है 2018 के चुनाव का, हम देख चुके हैं। तो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए किसानों की जो खुशहाली है या किसानों को लेकर वो क्या पैकेज दे सकते हैं, इस पर वो राजनीति करना चाहते हैं और अगला चुनाव उस पर डिसाइडिंग फैक्टर उनको लगता है। रहा सवाल झूठ बोलने का, तो देखिए झूठ का तो कोई हाथ पैर होते नहीं है, सर होता नहीं है। वो आप जितना बोले उतना ही बड़ा झूठ होता है वो तो जो वीर बहादुर होगा वो उतने ज्यादा झूठ बोलेगा, चाहे इस पार्टी में हो या उस पार्टी में हो। मुद्दा झूठ का नहीं है, मुद्दा बेसिकली ये है कि हमें देखना चाहिए कि किसानों की आय वाकई में जो तमाम डाटाज हैं वो ये बताते हैं कि उनकी हालत खराब है। मतलब मजदूरों और इन सब का जब कंपैरिजन हुआ था, स्मॉल स्केल्स का हुआ था, इंडस्ट्रीज का हुआ था, तो जब किसानों की जब बात आई थी और जब सबसे देश ने देखा हुआ है कि एक बहुत लंबा एजिटेशन इस देश में कोई रहा है तो वो किसानों वाला रहा है। और वो बिल जो है, वो जो अमेंडमेंट्स किए गए थे वो वापस लेने पड़े हैं मोदी सरकार को। तो ये तमाम चीजें हम देख चुके हैं। तो उस मुद्दे पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि राजनीति जो है वो किसानों को पैकेज देने के लिए या उसका कर्जा माफी करने के लिए, ब्याज माफी करने के लिए नहीं होनी चाहिए। बेसिक्स ये होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि अरहर की दाल 150 रुपए किलो हो गई है, जो कि 2 महीने पहले 100 रुपए किलो थी। तो जो है एक ब्रोकरेज का जो एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है और किसानों की जेब में जो प्रोडक्शन कर रहा है वो गरीब बना हुआ है और जो बीच के आड़ती हैं वो पैसा बना रहे हैं। ये जो एक डिस्पैरिटी है, ये जो एक गैप है बड़ा, इस पर एड्रेस करना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और जो दाल वाला मामला है या इस तरह की अदर क्रॉप्स है, उसका भी एक बहुत साइंटिफिकली मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि आपको आयात न करना पड़े। और हर चीज पर या तो होता है कि किसान टमाटर ज्यादा हो जाता है, कभी शिमला मिर्च ज्यादा हो जाती है, तो हमें खबरें सुनने में आती है कि नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है दोनों राजनीतिक दल किसानी से बाहर जाए और कुछ बेसिक काम करें, कुछ मुद्दे के आधार पर काम करें तो बेहतर होगा। कुल मिलाकर किसान फोकस में रहना चाहिए क्योंकि वो देश के लिए अन्न पैदा करता है। किसानों के साथ साथ अब तो हर चीज़ पर लोग बात कर रहे हैं कि फ्री की बहुत चीज़ देने की बात हो रही है। पहले तो रमेश शर्मा जी सब पार्टियों में, खासतौर से बीजेपी ने कहा था कि मुफ्त की चीज़ें बंद करनी चाहिए, क्योंकि जब किसानों को सब्सिडी बंद की जा रही है तो फिर आम आदमियों के लिए भी फ्री की आदत बदलनी चाहिए। कोरोना काल में जरूर सबके लिए 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में राशन पानी दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको ख़त्म करने की बात हो रही थी। लेकिन चुनाव का दबाव बहुत तगड़ा होता है। कई पार्टियां बिजली फ्री देने की बात करती हैं, अकाउंट में 1000 रुपये, 5000 रुपये महिलाओं के, युवाओं को डालने की जब बात करते हैं तो सरकार कोई नहीं छोड़ना चाहता, सत्ता में हर कोई बना रहना चाहता है। तो बीजेपी भी उसका शिकार हो गई है और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात हो रही है।
इसके बाद आम आदमी पार्टी तो मुफ्त का मैंने घोषणा देने में मास्टर है। उन्होंने कहा कि हम और पैसे देंगे, कमलनाथ जी ने कहा कि हम 1,500 रुपये करेंगे। तो ये जो मुफ्तखोरी की बात है, इससे अलग हटके किसानों के जो उत्पादन है उसको बाजार से जोड़ने की जरूरत है। अगर किसानों के उत्पाद का मूल्य बाजार से जुड़ जाए तो फिर जैसे पेट्रोल कभी घटता कभी बढ़ता है, तो जैसे ही गेहूं, दाल, चावल के दाम जब बाजार से जुड़ जाएंगे तो फिर उनका भी दाम मेरे ख्याल से बाजार के हिसाब से सेट होगा। अभी सरकार खरीदी करती है और सस्ते में उसको देती है, तो ये बड़ा एक विकट मामला उलझा हुआ है। लेकिन इसको सीधा समझें तो किसानों के लिए सरकार कुछ ना करे, सारी सब्सिडी बंद कर दे, सिर्फ उनके उत्पाद को बाजार से जोड़ दे, तब अपने आप जैसे पेट्रोल डीजल के दाम घटते बढ़ते हैं उसको भी मुनाफा मिलेगा और उसकी कीमतें बढ़ेंगी। आपकी राय इसमें? सारे दलों का एक होना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन चर्चा निकली तो इस पर बात तो जरूर हो सकती है। आपका इसमें क्या कहना है? ये निश्चित रूप से राघवेंद्र जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब से देश में स्वतंत्रता आई है और राजनीति शुरू हुई है, राजनीतिक दलों के लिए किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है और किसान को प्रलोभन देने के जो बहाने थे, तो उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह में किसी ने 2 बैलों की जोड़ी रख ली, किसी ने हलदर किसान रख लिया, किसी ने गैया बछड़ा रख लिया। तो कुल मिलाकर के किसान को लुभा करके अपनी तरफ करना। स्वाभाविक रूप से आप अगर देखेंगे किसान की फसल को लेकर के बिचौलिए जो हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब समर्थन मूल्य पर वो खरीद रहे हैं 1900 के आसपास, यानी 2000 रुपए से भी कम, लेकिन बाजार में आटा जो है वो 4200-4300 तक मिल रहा है। और कई होटल तो ऐसे हैं वो एक रोटी बेच रहे हैं 50 रुपए और 40 रुपए की। तो कुल मिलाकर के किसान कहां तक चला जा रहा है? तो मैं समझता हूं ये जो आपने कही, अब इसमें जो एक जांच मतलब एक कमेटी बैठी थी, एक आयोग बैठा था, उस आयोग ने 2002-1 के आसपास रिपोर्ट दी और उसने उस समय जो लागत मूल्य निकाला था प्रति एकड़ को लेकर के, तब उसने 1900-2000 निकाला था और 3700 तक का उसने ऑफर किया था। तो मोटे तौर पर किसान जिन चीजों का उपयोग कर रहा है, ट्रैक्टर के दाम आप पिछले 20 वर्ष में देख लीजिए क्या हो गया, हार्वेस्टर के दाम आप देख लीजिए, कटिंग मशीन के आप दाम देख लीजिए क्या हो गया, खाद के दाम देख लीजिए, कीटनाशक के दाम देख लीजिए, बीज के दाम देख लीजिए, और मजदूरी, इन सब के दाम 3 गुना 4 गुना बढ़ गई, बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन किसान की उपज का जो मूल्य है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। तो मोटे तौर पर किसान की उपज को बाजार से जोड़ना ही पड़ेगा। किसान को किसी की आप अनुदान की और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। आप ये गारंटी ले लीजिए कि किसान की फसल बाजार मूल्य पर बिकेगी, तो मैं समझता हूं उससे देश भी समृद्ध होगा। एक और बात राघवेंद्र जी कहना चाहता हूं, एक बड़ी डिबेट का मौका है। आप अगर देखेंगे इस समय जो कीटनाशक आ रहा है वो इतने षड्यंत्र पूर्वक आ रहा है कि आज एक इल्ली के ऊपर आप कीटनाशक छिड़केंगे, वो इल्ली आज मर जाएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद एक हरी दूसरी इल्ली खड़ी हो जाएगी, वो इस कीटनाशक से नहीं मिलेगी, आपको एक नया कीटनाशक लेकर के आना। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साइड इफेक्ट होता है दवाइयों का, उसी प्रकार कीटनाशक से एक कीड़ा तो मरता है लेकिन वो दूसरे कीड़े के लिए अवसर दे देता है ताकि उनका नया कीटनाशक बिकेगा। तो ये जो कहीं ना कहीं षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का किसान के विरुद्ध उसके शोषण के लिए चल रहा है, मैं समझता हूं सरकार को इन सब चीजों पर विचार करना और उसको कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर की जो खेती है उसको किस तरीके से आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो जैविक खेती हो सकती है, किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, उस पर मैं समझता हूं राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं से जागरूकता लाना ही पड़ेगी। बिल्कुल। देवदत्त जी, किसान, आदिवासी, ओबीसी, दलित जो वोट से सरकार बनाते हैं, हर पार्टी के केंद्र में रहते हैं, किसी भी तरह से आसमानी सुल्तानी वादे करके उनसे वोट ले लें और उसके बाद 5 साल झूठ बोलते रहें। हर कोई दल करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। लेकिन जो बात शर्मा जी कह रहे हैं, जो बात चर्चा में निकल के आ रही है, बात हो रही थी कर्नाटक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण की, उसमें उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया, लेकिन किसानों की बात भी इस पर निकल पड़ी है। अगर किसानों का जो उत्पाद है, गेहूं है, दलहन है, इसके बाद तिलहन है, अगर उनको बाजार से सरकार जोड़ देती है तो फिर किसानों की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन दिक्कत यह कि जब किसान का माल मंडी में आता तो सस्ता बिकता है। अभी चर्चा में आया कि जो आटा है वो 4000 रुपये 4200 रुपये कुंटल बिक रहा है और किसान का जो गेहूं है वो 2000 रुपये 2200 रुपये कुंटल बिकता है। हालांकि इसमें क्वालिटी का फर्क भी है। शरबती जो गेहूं है उसका आटा बिक रहा है 4200 रुपये कुंटल और शरबती जो गेहूं है वो बिकता है करीब 3032 रुपये कुंटल। 1000 का डिफरेंस है। लेकिन बात वही है, किसानों के लिए हर पार्टी कर्जा माफी की बात करती है, कांग्रेस ने भी की है,
शिवराज सिंह चौहान भी किसानों के हिमायती हैं, वो खुद किसान है, लेकिन सच में किसानों की हालत, आदिवासियों की हालत, ओबीसी की हालत, महिलाओं की हालत बेहतर नहीं है जितने वादे किए जाते हैं। आपकी राय? यदि आजादी के बाद से जितने वादे किए गए, इनका यदि आधा % भी अमल हो जाता तो आज ये किसान को ना सुसाइड करना पड़ती और ना टमाटर सड़कों पर फेंकना पड़ता। आप देखिए तो नीति नहीं बना पा रहे, कभी टमाटर प्याज 80 रुपए 100 रुपए किलो और कभी सड़क पे फेंक दो आप। और किसानों की बात करेंगे, वो अन्नदाता नहीं, वो भारत का भाग्य विधाता है। जिस दिन ये राजनीतिक दलों को समझ में आ जाएगी कि हम किसान की लागत मूल्य ही दिला दें, उस दिन इनको बहुत सारा मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो स्वयं देश को खड़ा कर देगा। लेकिन बात वही है कि केवल चुनावी राजनीति के कारण जिस तरह से वो किसान असंगठित है, जो संगठित है, जो थोक में वोट डालते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। किसान असंगठित है, मेहनती है, वो अपना कर्ज लेता है, फिर खेत में चला जाता है। लेकिन देवदत्त जी, दरअसल ये सारी बातें तब होती है जब कोई प्रतिपक्ष में होता है। सत्ता में आते ही सारे वादे लोग भूल जाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सारी पार्टियों का चरित्र एक जैसा है। विपक्ष में रहेंगे तो गरीब की, आदिवासी की, किसान की हर दुख तकलीफ उनको याद आती है और वादे होते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही अपने हिसाब से फिर वो उन वादों पर अमल करने की बात करते हैं और कई बार तो उन पर अमल हो नहीं पाता है। जैसा आपने कहा कि अगर कुछ % ही आज़ादी के बाद जो दल है उन्होंने वादे किए उसकी पूर्ति करते तो आज देश की स्थिति बहुत अलग होती। मैं पहुंच रहा हूं जयश्री जी के पास। जयश्री जी, वादे सब करते हैं, मैंने यही कहा कि ऐसी कौन सी पार्टी जो झूठ नहीं बोलती, हम उससे बेहतर मानते हैं जो कम झूठ बोलती है। आपको लगता है कि किसानों की बातें हो, महिलाओं की बातें हो, आदिवासियों की बातें हो, अगर उस पर अमल करने की बात आती है तो सत्ता में आते ही हर पार्टी अपने वादों को एक तरह से कमतर करके आती है या भूल जाती है या उस पर वो चर्चा ही नहीं करती है? आपकी बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी। बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अभी भी ये किसान, महिलाएं, आदिवासी इनको लेकर बैठे हुए हैं। भाजपा यहाँ पर 20 साल से सरकार में है और कांग्रेस पूरे देश भर में सबसे ज्यादा रूल करने वाली पार्टी में शुमार है, और अभी भी वही हालत है। आप क्या कर रहे हैं? मतलब आपने किया क्या अभी तक? आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? तो इस बारे में तो विचार करना चाहिए। और ये चुनावी मसले नहीं है साहब कि आप आदिवासियों को चुनाव से जोड़ दीजिएगा, आप किसानों को जोड़ दीजिएगा, आप महिलाओं को जोड़ दीजिएगा। उनका वेलफेयर, उनका एजुकेशन, उनका एक बेहतर जीवन उनके लिए उनका अधिकार है, उनका राइट है। आप उनको खैरात क्यों बांट रहे हैं? आप उनके लिए उनको एक सहानुभूति के एक कार्ड की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल अब पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अब ये आज़ादी का अमृत काल है और इसमें जनता के पास एक अपना अलग किस्म का पावर है और डिजिटलाइजेशन ने जनता को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है। वो अपना सवाल करती है, अपनी बात कहती है वो। तो राजनीतिक दलों को भी अपना विचार जो है और अपनी ये जो मुद्दे हैं ये जुमलों से हटाकर मुझे लगता है बुनियादी जमीन पर अगर वो काम करेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, लेकिन बातचीत में कुल मिलाकर ये भी निकला है कि अगर चुनावी खर्चे कम कर दिए जाएं, चुनाव बहुत चूंकि खर्चीले हो गए हैं और चंदा इसमें महत्वपूर्ण हो गया है। जिस दल को जो उद्योगपति या उद्योग घराने चंदा देते हैं वो अपने हिसाब से नीतियां बनवाते हैं। पार्टियां सत्ता में पहुंचने के बाद जनता से किए वादे को हाशिए पर रखती है और चंदा लेने वालों का एक तरह से हित संरक्षण करती है और उनके पक्ष में वो नीतियां बनाती है। तो कुल मिलाकर जो जड़ की बात है, जो मुद्दा है, वो ये कि चुनाव खर्चीला कम हो, चंदे की स्थिति कम हो, और अगर वो कम खर्च में चुनाव लड़ेंगे तो फिर जनता पर बात होगी, किसानों पर बात होगी, महिलाओं पर बात होगी। तो आज की चर्चा को हम यही रोकते हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जयश्री जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका भी, रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।